Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today I am going to present you another example of the prepayments. We are into the topic of adjusting entries. In the previous two lectures of the adjusting entries, that was adjusting entries 1, adjusting entries 2, we have covered and discussed the prepaid expenses. हमने सिर्फ और सिर्फ प्रीपेड एक्सपेंसेस की कुछ एग्जांपल्स की। अब हम प्रीपेमेंट्स या डेफरल्स भी इनको कहते हैं, उसकी दूसरी कैटेगरी की तरफ आ रहे हैं, दैट इज़ अनअर्न्ड रेवेन्यूज़। ये पहले डिस्कशन हो चुकी है कि हम प्रीपेड ये दोनों चीज़ें प्रीपेमेंट्स हैं। प्रीपेड जब एक्सपेंसेस के लिए लफ्ज़ होता है तो नॉर्मली प्रीपेड का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। रेवेन्यूज़ के लिए प्रीपेड का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता, ऑल्दो हो सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ड्यू टू रीजंस हमने इसके लिए अनअर्न्ड रेवेन्यू का वर्ड जो है हम इसको यूज़ करते हैं। ये इसका जो है वो इब्तदाई जो है कॉन्सेप्ट है। इसको क्लियर करने के बाद एडजस्टिंग एंट्रीज बेसिकली आर ऑफ टू टाइप्स, प्री पेमेंट्स एंड एक्रूवल्स। तो प्री पेमेंट्स की आगे दो फर्दर टाइप्स हैं। इफ़ प्रीपेड इज़ एक्सपेंस देन दीज आर कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस, इफ़ दे आर रेवेन्यूज दे आर कॉल्ड अनअर्न्ड रेवेन्यूज। सो लेट्स मूव अहेड। ये थोड़ी सी डिटेल मैं आपके साथ पहले प्रीपेड एक्सपेंसेस की शेयर कर चुका हूँ। अब हम अनअर्न्ड रेवेन्यू की तरफ आते हैं। अनअर्न्ड रेवेन्यूज़ की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं जी, कि अनअर्न्ड रेवेन्यूज़ आर बेसिकली लायबिलिटीज़, जिस वक्त उनको रिकॉर्ड कर लिया जाता है इनिशियली, तो दीज आर अनअर्न्ड रेवेन्यूज़। और जब इनकी एडजस्टमेंट की ज़रूरत पेश आती है तो एडजस्टमेंट के अंदर क्या इसके पीछे लॉजिक होती है, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस की लॉजिक थी कि प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होते हैं वो एक्चुअली एसेट होते हैं, और एज सुन एज दे आर कंज्यूम्ड, एसेट्स आर यूज्ड अप, दे आर कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंस। इसी तरीके से एज सुन एज लाइबिलिटीज़ आर कन्वर्टेड इनटू रेवेन्यूज़। वहाँ पे क्या था कि एसेट इस्तेमाल हो जाता है, यहाँ पे एसेट ऑब्वियसली उस तरह से ये तो एक लाइबिलिटीज़ हैं। तो लाइबिलिटी या अमानत या ज़िम्मेदारी कब होती है, क्यों होती है? वो इस सूरत में होती है कि आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन से एडवांस ले लिया है किसी काम को सर अंजाम देने के लिए, वेदर दीज आर टू परफॉर्म सम सर्विसेज और टू प्रोवाइड देम सम गुड्स। तो इस सूरत हाल में हम ये कहते हैं कि जब वो ज़िम्मेदारी हम अदा कर देते हैं, आइदर इन शेप वी आर परफॉर्मिंग द सर्विसेज और वी आर प्रोवाइडिंग दैम प्रोविजन ऑफ द गुड्स, देन against the liabilities they are converted into revenues. So as soon as goods or services that were promised are provided against the liabilities, these liability is converted into revenue. So unearned revenues which are liabilities are converted to revenues. और ये वो थीम है जो कि हम एडजस्टिंग एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं, यानी अनअर्न्ड रेवेन्यू को और रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने का जो काम हम करते हैं ये हम एडजस्टिंग एंट्री में करते हैं। और अनअर्न्ड रेवेन्यू जो एग्जिस्ट करता है हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर, वो एडजस्टिंग एंट्री नहीं है, वो एक नॉर्मल रेगुलर एंट्री के नतीजे में वो वकूफ़ पज़ीर होती है। अब इसके हम इंशाल्लाह डिटेल देखेंगे। सो लेट्स मूव। अनअर्न्ड रेवेन्यूज़ में याद रखिए कि अनअर्न्ड रेवेन्यूज़ में जो उसकी स्कीम है, जो उसका फार्मूला है, जो उसकी डेफिनेशन है, वो ये है कि अनअर्न्ड रेवेन्यूज़ उस वक्त वकूफ़ पज़ीर होते हैं व्हेन कैश इज़ रिसीव्ड बिफोर द रेवेन्यू इज़ रिकॉर्डेड, और रेवेन्यू इज़ रिकग्नाइज्ड, और द रेवेन्यू इज़ रियलाइज्ड, और वी कैन से दैट बिफोर द सर्विसेज रिक्वायर्ड फॉर द रेवेन्यू टू बी रिकॉर्डेड और रिकग्नाइज्ड। यानी वो काम जो कि रेवेन्यू को रिकग्नाइज़ करता है, रियलाइज़ करता है, यानी कि हम उनको सर्विसेज अगर प्रोवाइड कर देते हैं, वो करने से पहले हम अगर कैश वसूल कर लेते हैं, एडवांस कैश रिसीव कर लेते हैं किसी भी काम को करने के लिए, दैट गिव्स राइज टू अनअर्न्ड रेवेन्यूज़। सो डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। सो दीज आर रिसीट ऑफ कैश दैट इज़ रिकॉर्डेड एज अ लायबिलिटी बिकॉज सर्विस हैज़ नॉट बीन परफॉर्म्ड। तो ये होता है, मिसाल के तौर पे अगर हम मान लीजिए इस वक्त हम अप्रैल के महीने में हैं, तो अप्रैल के महीने में किसी भी तारीख को एज अ रेगुलर एंट्री जो है हम कैश रिसीव कर लेती है ऑर्गेनाइजेशन, कैश डेबिट और एक
अनअर्न्ड रेवेन्यू जो है वो उसको क्रेडिट कर दिया जाता है। तो फॉर एग्जांपल रेंट है, एयरलाइन टिकट्स है, मैगजीन सब्सक्रिप्शंस हैं, अनअर्न्ड रेंट है, यानी कि रेंट रेवेन्यू है और ये एडवांस में है। तो एक कंपनी अगर अपनी जो है वो अनअर्न्ड रेवेन्यू को रिसीव कर ले, एडवांस रेवेन्यू को रिसीव कर ले, तो ये उसकी ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब ये एडजस्टिंग एंट्री नहीं है, एडजस्टिंग एंट्री की ज़रूरत इसमें से पैदा होती है। वो कैसे, लेट्स सी। वो ऐसे ज़रूरत पैदा होती है कि एडजस्टिंग एंट्री इज़ मेड टू रिकॉर्ड द रेवेन्यू फॉर द सर्विसेज परफॉर्म एंड टू शो लायबिलिटी दैट रिमेन्स। अब मिसाल के तौर पे यही जो मैंने आपको एग्जांपल दी, अगर कंपनी जो है 3 या 4 अप्रैल को जो है एडवांस रिसीव कर लेती है कि हम अपने कस्टमर को एक ख़ास जो है वो टाइम पीरियड के बाद जो है हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे या गुड्स उनको भिजवा देंगे, तो फिर ये तो एक नॉर्मल एंट्री है। लेकिन इसमें से एडजस्टिंग एंट्री की ज़रूरत किस वक्त पेश आएगी, जिस वक्त हम क्लोजिंग करने लगेंगे, जिस वक्त हम जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने लगेंगे, जिस वक्त हम ये कहते हैं कि अकाउंटिंग पीरियड कंप्लीट हो गया, जिस वक्त हम जो है मैचिंग प्रिंसिपल लगाएंगे। मैचिंग प्रिंसिपल की हमें जो है वो ज़रूरत पेश आएगी, क्योंकि स्टैंडर्ड्स जो है वो रिक्वायर करते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है वो ये रिक्वायर करते हैं कि देयर शुड बी मैचिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंसेस। सो इस वक्त जाके हमें एडजस्टिंग एंट्री की ज़रूरत पेश आती है। इसकी स्कीम क्या है, इसका फार्मूला क्या है, ये फार्मूले से मुराद मैं क्या ले रहा हूँ, इससे मुराद ये ले रहा हूँ कि जब कभी आपने अनअर्न्ड रेवेन्यू की एडजस्टिंग एंट्री करनी है तो हमेशा हमेशा आपने यही करनी है। इसको याद रख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। इसमें हमेशा हमेशा जो है लायबिलिटी को आपने डेबिट करना है और रेवेन्यू को आपने क्रेडिट करना है। वो क्यों, उसकी वजह यह है कि आपने उसको एडजस्ट करना है। यानी लायबिलिटी जो है पहले आपने 100% अमाउंट रिसीव कर ली कि हम आपका एक काम सर अंजाम देंगे, और वो आपके ऊपर एक अमानत बन गई, जिम्मेदारी बन गई। जिस वक्त आपने वो काम सर अंजाम दे दिया तो इसका मतलब है कि आपकी वो अमानत ख़त्म हो गई। अमानत ख़त्म हो गई तो डिक्रीज़ इन लायबिलिटी हो गई, डिक्रीज़ इन लायबिलिटीज़ आर डेबिटेड। और चूँकि आपने उस काम को लायबिलिटी को परफॉर्म कर दिया तो वो जो आपका अनअर्न था वो अर्न में कन्वर्ट हो गया, तो रेवेन्यू अकाउंट इज़ क्रेडिटेड, इंक्रीजेज इन रेवेन्यूज आर रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। तो ये हो गई जो है इसकी स्कीम डिस्कस कर लिया। अब एक इसकी छोटी सी इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। This is advertising agency received $1,200 on October 2nd from Arnox for advertising services expected to be completed by December 31। यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने का दौरानिया है। इसके दौरान जो है वो एडवर्टाइजिंग परफॉर्म करनी है। लेकिन जिस वक्त 4 अक्टूबर को 2 अक्टूबर को जिस अमाउंट रिसीव की जा रही है $1,200 इस वक्त, तो ये जो है वो एक लायबिलिटी है, एक अमानत है। जिस वक्त ये $1,200 जो है वो रिसीव किए गए उस वक्त इसकी क्या एंट्री होगी, इसकी एंट्री होगी कैश डेबिट और अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट। सो अब इस वक्त जो अब हम स्टैंड कर रहे हैं यानी क्लोजिंग कर रहे हैं, वो अक्टूबर के महीने की क्लोजिंग कर रहे हैं, यानी अक्टूबर 31 आ गया है। अब हम ये देखेंगे कि अक्टूबर की 31 तारीख तक हमने जो कितने अमाउंट की एडवर्टाइजिंग जो है उस कंपनी को करके दे दी है, यानी कितनी हमारी जिम्मेदारी या लायबिलिटी जो है वो रेवेन्यू में कन्वर्ट हो गई है। तो ये देखा हमने, अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू शोज अ बैलेंस ऑफ 1200 इन द अक्टूबर 31 ट्रायल बैलेंस। ये अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है। ऑब्वियसली अगर हम इसी तरीके से इस अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू को छोड़ देते हैं तो ये हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की खिलाफवर्जी होगी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की खिलाफवर्जी होगी। और वैसे भी आप सोचें कि जब 1200 तो 2 अक्टूबर को था, अब तो हम उसमें से कुछ अर्न कर चुके हैं, हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके हैं। अब हमारी ये लायबिलिटी 1200 की नहीं रही, तो हमें इसको एडजस्ट करने की ज़रूरत है, तो हमें इस लायबिलिटी को डिक्रीज़ करने की ज़रूरत है। तो हमने उसको डिक्रीज़ कर दिया, कितने से, एनालिसिस रिवील्स दैट द कंपनी अर्न $400 ऑफ दोज फीस इन अक्टूबर। तो हमें जो है वो अपनी बिजनेस पेपर्स या सोर्स पेपर्स के एनालिसिस से पता चल गया कि हमने इतना जो है वो काम सर अंजाम दे दिया है, इतनी हमें एनालिसिस से पता चल गया कि हमने इतना काम कर दिया है। तो अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू लायबिलिटी इज़ डेबिटेड और सर्विस रेवेन्यू इज़ क्रेडिटेड। स्टूडेंट्स के पास एक और चीज़ याद रखने के लिए वो कुछ निमोनिक्स यूज़ करते हैं, कुछ वो हिंट्स यूज़ करते हैं, कुछ फार्मूलाज यूज़ करते हैं। तो अनअर्न्ड रेवेन्यू के लिए अगर एक स्टूडेंट ने इसको याद रखना है तो बहुत दिलचस्प बात है। मैं आपको लॉजिक समझा चुका हूँ, वाई डेबिट और वाई क्रेडिट, लेकिन याद रखने के लिए एक आसान फार्मूला कि अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू को आपने जो है वो डेबिट कर दिया है, लायबिलिटी को डेबिट कर दिया, और उसमें से अनअर्न्ड के लफ्ज़ को निकाल दें तो पीछे सर्विस रेवेन्यू रह जाता है, वो आपने क्रेडिट कर देना है।
और ये कुछ सिंपल फार्मूलाज होते हैं, इनको याद रखिए हमेशा। लायबिलिटी इसमें अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू डेबिट होगा और सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट होगा। एडजस्टिंग एंट्रीज़ के हवाले से ये आपने चीज़ एक जहन में रखनी है। चलें, अब आपको पता ही है कि जो एडजस्टिंग एंट्रीज़ हैं वो जर्नल में रिकॉर्ड की जाती हैं। हम जर्नल का सहारा लेते हैं, जर्नल में ये एंट्री रिकॉर्ड हो गई, डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया, उसकी पोस्टिंग लेजर्स में कर दी। सर्विस रेवेन्यूज़ जो हैं अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर उसका ऑलरेडी 10,000 बैलेंस था, उसके अंदर 31 को आखिरी तारीख को जब हमने एडजस्टिंग एंट्री की तो 400 उसमें और ऐड हो गया, तो क्लोजिंग बैलेंस 10,400 क्रेडिट बैलेंस, और अनअर्न्ड रेवेन्यू 1200 इसका इनिशियल बैलेंस था और उसमें से डेबिट कर दिया 400 को, तो हमारा एंडिंग बैलेंस 800 आ गया। इस तरीके से देखें कि हमारी लायबिलिटी भी एडजस्ट हो गई और हमारा रेवेन्यू भी एडजस्ट हो गया और हमारी सही पिक्चर जो है एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ एंड रेवेन्यूज़ की बहुत वाज़ेह तौर पे हमारे सामने आ गई। तो इसको समराइज़ कर देते हैं। अनअर्न्ड रेवेन्यूज़ की जो लॉजिक है, रीज़न है और उसमें क्या क्या करना होता है। सबसे पहले एग्जांपल्स हैं। अनअर्न्ड रेंट रेवेन्यू हो जाता है, अनअर्न्ड मैगज़ीन सब्सक्रिप्शंस हो जाती हैं, कस्टमर्स के डिपॉजिट्स हो जाते हैं फ्यूचर सर्विसेज के लिए। इसकी वजह क्या होती है ये मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अनअर्न्ड रेवेन्यूज़ आर रिकॉर्डेड एज अ लायबिलिटी, अकाउंट्स आर नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू फॉर सर्विसेज परफॉर्म। जो सर्विसेज परफॉर्म कर दी जाती हैं उतनी अमाउंट के बराबर जो है वो लायबिलिटी कम हो जाती है और वो रेवेन्यू में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये एडजस्टमेंट की ज़रूरत क्यों पेश आती है, उसकी रीज़न ये होती है कि अगर हम इसको एडजस्टमेंट ना करते तो हमारी लायबिलिटी जो है वो ओवरस्टेट होकर नज़र आती और रेवेन्यू अंडरस्टेट करके नज़र आते। अब चूँकि हमारी लायबिलिटीज़ ओवरस्टेट करके नज़र आ रही हैं अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में, तो उसकी जो है इस गलती को, इस डेफिशिएंसी को, इस कमज़ोरी को दूर करने के लिए हम ओवरस्टेटेड को अंडरस्टेट करेंगे। तो इफ़ वी वांट टू अंडरस्टेट अ लायबिलिटी, डिक्रीज अ लायबिलिटी, वी डेबिट द लायबिलिटीज़। इफ़ रेवेन्यूज़ आर अंडरस्टेटेड, इस हम डेफिशिएंसी को, इस कमी को, इस खामी को ख़त्म करने के लिए रेवेन्यूज़ को ओवरस्टेट करेंगे। ओवरस्टेट करने का मतलब इंक्रीज़ करेंगे और रेवेन्यू को अगर इंक्रीज़ कर दिया जाए तो हम इंक्रीजेज इन रेवेन्यूज़ आर रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर द अनअर्न्ड रेवेन्यूज़। सो इसके एंड में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको जो है वो कोई भी किसी भी टॉपिक पे कुछ रिक्वायर्ड है, कुछ आप जानना चाहते हैं, कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर कोई इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन रेज़ होता हो तो आप डिस्कशन को जो है वो इधर स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर जो है नीचे कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो हम उसकी डिटेल जो है वो उसमें जा सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। इंशाल्लाह अब हम जो है एडजस्टिंग एंट्री की दूसरी कैटेगरी यानी कि एक्रूवल्स के साथ अगली वीडियो के अंदर हाजिर होंगे इंशाल्लाह। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।